अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह, एक खूबसूरत दिन का आगाज़ करते हैं आपकी फेवरेट शो मुकम्मल घर से। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ बिल्कुल मौजूद हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेहत हज़ार नेमत है। आज हमारे पास मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट अब्दुल नवीद खान साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं एओ हॉस्पिटल के। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं एओ हॉस्पिटल के। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है शैटिका, यानी कि अर्कुन निसा। बहुत सारे लोग इस दर्द का, इस परेशानी का शिकार होते हैं, और ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ये पता लगाना जो है वो बहुत मुश्किल अमर हो जाता है। और लोग यूजुअली अपने ही टोटके और अपने ही जो है ना वो मालिश करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये शैटिका या अर्कुन निसा एक्चुअल है क्या चीज़? शाटिका या अर्कुनिसा बेसिकली जो हराम मगज से रगें निकल रही हैं उनके ऊपर डिस्क का प्रेशर या मोरों के दरमियान एक गोश्त होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं, उसका वेयर एंड टियर की वजह से पीस टूट जाना या बल्ज हो जाना और वो रूट को दबाना शुरू कर देती है, रग को दबाना शुरू करती है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है और पाँव में दर्द नीचे तक आता है। डिपेंड करता है कि किस लेवल पर है, अगर वो L3 पर है, L4 पर है, L5 पे है। S1 में तो पाँव के उन्हीं हिस्सों तक उसके पेन की रेडिएशन होती है। सही। तो यानी कि इसके स्टेजेस होते हैं, जैसे आपने कहा L1, L2, L3। स्टेजेस ऑफ डिस्क बल्ज होते हैं, यानी डिस्क कितने हिस्से बल्ज कर रही है, कितना हिस्सा रग को दबा रही है। ठीक है। अगर साइंटिफिकली हम देखें तो एक ये सिंपल एक रग या असाब नहीं होता, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीपल सिस्टम, जिसमें हमारा मोटर सिस्टम है, हमारा सेंसरी सिस्टम है, हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी आम ज़बान में पसीने का कंट्रोल, पेशाब पखाने का कंट्रोल, मर्दाना ताकत, औरतों में बच्चा पैदा करने की सलाहियत, पेशाब पाँव ऊपर नीचे करने की सलाहियत, चलने की सलाहियत, ठंडा गर्म महसूस होने की सलाहियत, ये मल्टीपल सिस्टम्स हैं जो एक सिंगल नर्व के काम हो रहे होते हैं। और जब ये प्रेशर में आती है तो बहुत सारे सिस्टम ख़राब होना शुरू होते हैं। सही। इस सारी चीज़ों की कम्बिनेशन को शैटिका या अर्कुनिसा कहा जाता है। ओके। डॉक्टर साहब, एक बड़ा वियर्ड सा सवाल है, लेकिन सवाल है फिर भी कि ये अर्कुन निसा ही क्यों? मतलब निसा का मतलब तो ख़वातीन से होता है ना, तो क्या ये ख़वातीन में ही ज़्यादा पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ख़वातीन में ज़्यादा नहीं पाया जाता। ये इसका मोर और लेस सेम रेशियो है मर्दों और औरतों में, ख़ास एज ग्रुप में होता है। लेकिन शायद मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, अर्कुनिसा या रगीनिसा इसको क्यों कहते हैं। ठीक, पुराने लोगों ने किसी वजह से इसको कह दिया, सही। बस इसका नाम है। अर्कुनिसा का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से, जिनकी बिना पर जो है वो ये तकलीफ़ या ये दर्द जो है वो उठता है एकदम से वेयर तरीके से? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेयर एंड टियर फिनोमिनाज हैं, मतलब बॉडी जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती जाती है, बॉडी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ख़राब होते जाते हैं, जिसमें डिस्क का ख़राब होना, डिस्क का डिहाइड्रेट होना, यानी आप आम ज़बान में उसको कहते हैं पानी का कम हो जाना, जिसकी डिजनरेटिव या छोटे छोटे पीस बन जाना, बार बार वज़न उठाने से, झुक के बार बार वज़न उठाने से, ट्रॉमा मोस्ट एक्साइटिंग मतलब बहुत एक्साइटिंग फैक्टर है इसमें। अच्छा। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, पान, छरिया, गुटखा, ये भी इसका एक स्टडी है जिसमें ये काफ़ी प्रूव किया गया 10 साल तक अगर आप मुसलसल 10 सिगरेट्स अ डे आप पी रहे हैं तो आपकी स्पाइन की एज आपकी एज से 24 फुट ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपकी स्पाइन की उम्र तकरीबन 32 साल की हो जाती है अगर आप 10 साल सिगरेट पी रहे हैं। तो ये स्पाइन स्मोकिंग या गुटखा वगैरह हमारे मुल्क में एक मेजर काजिटिव फैक्टर है जो बैक पेन या शैटिका का काज होता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि स्मोकिंग और गुटखा वगैरह, तो गुटखे का भी वही असर होता है हमारे स्पाइन के ऊपर जो स्मोकिंग का होता है? तो टोबैको इन एनी फॉर्म, ठीक चाहे है। वो पान में जाए, चाहे वो गुटखे में जाए, चाहे वो स्मोकिंग में जाए, इज हैजार्डस टू, मतलब सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये स्पाइन को डीजनरेट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। सही। डॉक्टर साहब से हम करेंगे मज़ीद सवालात, और अभी हम बात कर रहे हैं शैटिका पेन के ऊपर। अर्कुन निसा जिसको जो है वो हम कहते हैं आम फहम ज़बान में। डॉक्टर अब्दुल नवीद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी एट एओ हॉस्पिटल। और अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी भी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे
अपनी राय का इजहार या आपका कोई सवाल हो तो हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे 0345110410 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बले बले FM नेटवर्क। डॉक्टर अब्दुल नवीद खान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोस्पाइनल सर्जरी, ए हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। शार्टिका अर्कुनिसा के ऊपर हम बात करें। सेहत हज़ार नेमत हमारा सेगमेंट है और जी मुकम्मल घर में अनीला रज़ा फायज़ कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। बहुत सीरियस टॉपिक है ये, और हर बीमारी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टेंशन भी होती है, परेशानी भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जी एक कॉलर हमारे पास है, हम उनका जिक्र पहले कर देते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ भी जाते हैं। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी हराम मगज से क्या ताल्लुक है डॉक्टर साहब, और मतलब एक करप्शन से कोई ताल्लुक है इसका? देखिए भी हराम मगज नाम है, अब ये अहले ज़बान ने इसका तर्जुमा इस तरह से किया है स्पाइनल कॉर्ड का जी। उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। बेसिकली इसका करप्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं। करप्शन तो हमारा माशरा ही जिस तरफ जा रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी जो अगर हराम मगज़ को निकाल दिया जाए तो स्पाइन हराम दिमाग इंसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आला मगज़ या ब्रेन है उसका पूरी बॉडी से कम्युनिकेशन इसी हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हो रहा है। सही, बिल्कुल। डॉक्टर साहब डिस्क सर्जरी क्या होती है? थोड़ी सी तफसील से डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे। डिस्क सर्जरी ये सर्जरी है कि जो पेशेंट को बेहोश करके, मुकम्मल बेहोश करके, अगर उसको कोई एनेस्थेसिया की फिटनेस वगैरह के मसाइल ना हो तो उस लेवल को फिर हम ड्यूरिंग ऑपरेशन एक्सरे या CR उसे कहते हैं उससे मार्क किया जाता है और उस लेवल के ऊपर इंसिजन दे के मसल्स को हटा के हड्डी को थोड़ा सा कुछ पोजिशनिंग करनी होती है, तो जो डिस्क का फ्रेगमेंट ख़राब हो चुका होता है उसकी सफाई की जाती है। नॉर्मल डिस्क जो है उसको नहीं निकाला जाता। आम लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि अगर 100 हिस्से हैं तो 35 हिस्से निकाल दिए जाते हैं डिस्क के, 65 हिस्से छोड़ दिया जाता है। वो 65 हिस्सा जो है अगले 2 से 3 माह में ग्रो करके वापस नॉर्मल डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर पूरी डिस्क निकाली जाए तो फिर मोहरे आपस में मिल जाएंगे और इंसान चलने फिरने से माजूर हो जाता है। अगर बाज़ औक़ात ऐसी ज़रूरत होती है कि पेशेंट को पूरी डिस्क निकालने की भी ज़रूरत होती है तो फिर उस प्रोसीजर को टीलिफ या बीच में जो है एक स्पेसर या आर्टिफिशियल डिस्क या केज लगा के खोल दिया जाता है और उसमें स्क्रू और रॉड लगा के फिक्स किया जाता है। वो थोड़ा सा और एडवांस प्रोसीजर है, लेकिन अगर सिंपल डिस्क है, सिर्फ एग्जिट्स या जहाँ से नर्व निकल रही है बंद हो रही है, तो इसमें इतना बड़ा प्रोसीजर रॉड या स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल माइक्रोडाइसेक्टमी से ही काम चलता है, जो कि तकरीबन 60 to 65% ऑफ डिस्क सर्जरी का एवरेज बनती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे ये आप एक मुशाहिदा भी मेरा कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनके दर्द है कमर में, फिर वो पैरों में आता है, उसके बाद उनको सर्जरी बताई जाती है और फिर सर्जरी में ये भी कहा जाता है कि इसमें ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएं, और एक सर्जरी पे ये भी कहा जाता है कि हो सकता है आप इस सर्जरी के बाद चलने फिरने के काबिल ना रहें। तो ये आपका डिसीजन है कि आप सर्जरी करवाएं या नहीं करवाएं? देखिए भी ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है। पेशेंट, आपने जो पहला सवाल आपने किया कि जी पहले कमर में दर्द होता है फिर टांगों में आता है, तो शर्टिका हैज़ 2 कंपोनेंट्स। पहले जो उसका दर्द शुरू होता है, बैक पेन स्टार्ट होता है, जब वो डिस्क और बल्ज करती है तो फिर वो लेग में रेडिएट करना शुरू हो जाता है। कुछ में थाई तक आता है, कुछ में घुटनों तक आता है, कुछ में शिन तक आता है, किसी में सोल तक आता है। दैट डिपेंड्स ऑन L2, L3, L4, L5, S1 जो लेवल इन्वॉल्व हो रहा है उसका ब्रेन की रेडिएशन होती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये नर्व इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जिसमें हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सेंसरी, मोटर बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, बाज़ पेशेंट आते हैं जो बता रहे होते हैं कि जी हमारा पाँव काम नहीं कर रहा, कुछ कंप्लेन कर रहे होते हैं मर्दाना ताकत की, कुछ कंप्लेन करते हैं कि जी पेशाब का कंट्रोल नहीं हो रहा। बाज़ ख़वातीन ऐसी आती हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दे हैव ऑलरेडी डैमेज देयर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट और सेंसरी की। जी कुछ कहते हैं कि जी पाँव सुन्न हो गए हमारे, they have done the damage and now they have come for the final decision of surgery.
موٹر کمپوننٹ اگر ڈیمیج ہو جائے جو کہ دیٹ از لاسٹ ٹو بی ڈیمیج کیونکہ سب سے انر کور ہوتا ہے، وہ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کو فٹ ڈراپ ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو کارڈیاک وینا سنڈروم کہتے ہیں. پیشنٹ کو پیشاب جی پخانے کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہوں پاؤں لٹک جاتے ہیں اور پیشاب پخانے کی جگہ سن ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ 24 to 48 آورس میں سرجری کر دیں ہوں تو اس میں 50% چانس ہوتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے، لیکن جتنا جتنا ڈیلے ہوتا جاتا ہے، نرو کی ڈیمیج پرماننٹ ہوتی جاتی ہے تو پھر چانسز آف ریکوری کم ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں مریض کو بتایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ سرجری کرائیں گے، ہوں اب کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو ایک ایک سال کے بعد آتے ہیں، ہوں تو اف دا سرجن از میکنگ ڈیسیجن تو بعض اوقات تو بائیس ڈیسیجن بھی کہنے کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے مریض کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے سرجری کر کے ڈسک کو نکال دینا. اب کتنا امپروو ہوتے ہیں اس کی بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یہ چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا کارڈا ایکوینا سنڈروم، یہ تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایوریج کیا ہے اس بیماری کا؟ یا اس بیماری کے پیشنٹ اصل میں دیکھیں ہمارے ملک میں ٹیبوز بہت ہیں کہ جی کمر کا آپریشن کرائے تو آپ بستر پہ لیٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کمر کا آپریشن نیورو اسپائنل سرجن سے کرائیں گے تو اور اس کے رزلٹ اور آرتھوپیڈک سرجن یا ایک جنرل سرجن اگر کمر کا آپریشن کرنا لگے گا یا دودھ والا یا چائے والا اگر کرے گا تو رزلٹ تو آئیں گے نا. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپریشن کا مشورہ اپنے خالو ماموں پپا سے لیتے ہیں جو کہ نیورو سرجن یا اسپائنل سرجن نہیں ہوتے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے سیویئر بیک پین، ریڈیٹنگ ڈسک 3 گریڈ کی ہے، 4 گریڈ کی مائگریٹڈ ڈائگنوڈ یا اپر مائگریٹڈ سیگمنٹ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم سرجری نہیں کرائیں گے تو پھر کارڈیاک وینر سنڈروم ہو جاتا ہے. اور یہ کافی کامن ہے. لوگ چلے جاتے ہیں جی ہجامہ کرا رہے ہیں. لوگ ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی جو کہ دیٹ واز دا وائف آف ایمبیسڈر آف جرمن کے جو کچھ تھے وہ. تو انہوں نے جو ہے ان کو کسی نے بتایا کہ جی آپ یہ جو کیمل یا اونٹ ہوتا ہے اس کے گھٹنے کا گودا کمر پہ لگائیں. لیکن اس قسم کے ٹیبوز ہوتے ہیں اور شی کے ود کارڈیاک وینا. تو اس حد تک جو ہے اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ پاکستان میں ہی ہے، باہر کے ملکوں میں بھی یہ ٹیبوز بہت ہیں. تو میرے لوگوں کو سجیشن یہ ہے کہ اف اے نیورو اسپائنل سرجن اسپیشلی از آسکنگ یو فار اے سرجری گو فار اٹ. کیونکہ وہ نیورو سرجن جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتے کہ روز بن جاتے ہیں. اٹس اے میجر ٹریننگ سسٹم دیٹ دے ہیو ٹو انڈر گو. اس کے بعد دین دے آر الاؤڈ ٹو ڈو سرجری. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سونے کو پکا کے کیا کہتے ہیں اس کو کندن بنایا جاتا ہے، اس کے بعد نیورو سرجن پروڈیوس ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب زبیدہ ادیب صاحبہ ہماری بڑی ریگولر کالر ہیں. ان کا وہی سوال انہوں نے کیا جو انیلا نے آپ سے کیا تھا کہ ارک النساء جو ہے وہ مردوں کو بھی ہوتا ہے یا عورتوں کو؟ اور مردوں کو مطلب کم ہوتا ہے. لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ارک النساء جو ہے وہ عورتوں کی کوئی بیماری ہے. اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیلشیم کے کم ہونے سے اس کا تعلق ہے. دونوں ویلڈ کوشچن ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک ڈومین کچھ اس طرح سے کہ موسٹلی 80% آف دی میل پاپولیشن جو ہے ہماری ورکنگ پاپولیشن ہے، وائل 20% جو ہے 20 یا 25% فیمیل پاپولیشن جو ورکنگ ہے. اب جب میل ورکنگ کمیونٹی میں ہوتے ہیں اور وہ سنگل ارننگ پرسن ہوتے ہیں، ان کو سرجری ایڈوائز کی جائے تو پہلے تو بہت اوائڈ کرتے ہیں. اور اپنے کمر کا درد وہ اپنے طریقوں سے ہماری او ٹی سی اوور دی کاؤنٹر میڈیکل اسٹورز میں دوائیاں درد کی ایزیلی اویلیبل ہیں. پاکستان میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جی آپ پرسکرپشن لائیں گے تو دوائی ملیں گی. جی ہاں. تو وہ اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو پریزنٹیشن میل کی کم ہوتی ہے جب وہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے یا بہت زیادہ تکلیف بڑھتی ہے جب وہ عام طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی وہ گھر کے نزدیک جو جی پیز وغیرہ ہیں ان سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں. وائل فیمیلز جو ہیں یہ کیونکہ کامنلی اس کے شکار ہوتے ہیں، تو پریگننسی ہے، ہاؤس ہولڈ ورک ہے، اور دوسرا جلدی پین بیئر کرنے کی صلاحیت ذرا بیک پین کی وجہ سے. ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چائلڈ لیبر میں مردوں سے بہت زیادہ سہولت وہ دیا ہے، لیکن بیک پین وغیرہ میں ذرا یہ جلدی پریزنٹ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے شاید اس کو ارک النساء کہا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے کہ وائی اٹ از کالڈ ارک النساء یا رگینسا. صحیح. اور شوگر کا بھی انہوں نے کہا کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں ان میں یہ زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. شوگر کے حوالے سے ایک بڑا اچھا میڈیسن کی بک ہے سیسل.
اس میں بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا ہے کہ ڈائبٹیز از اے سنڈروم دیٹ کین کاز اینی تھنگ ایکسیپٹ پریگنینسی. پریگنینسی کے علاوہ کچھ بھی کر سکتی ہے, تو آپ شوگر سے ہر چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ینگ بچوں میں بہت ٹین ایج میں بچوں کو بڑی کمپلین ہے, کمر میں درد ہے, کمر میں درد ہے. جی بالکل, اس کی مین وجہ ہمارا لیونگ اسٹائل ہے. ایک تو آپ ڈائٹری فیکٹر کو دیکھیں, فاسٹ فوڈ. دوسرا جو سب سے بڑا جو کنسیپٹ ہے ہمارے شہر میں, کراچی میں کھیل کے میدان ختم ہوتے جا رہے ہیں. بچے زیادہ تر موبائل یا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, تو پوسچر از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان ینگ ایج گروپ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیک پین, چلے میں کویشچن کر لیتی ہوں, پھر ہم جو ہے اگلے لنک میں آپ اس کا جواب دیجیے گا. اس کا بلیڈر کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول اور کیا ریلیٹ ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید موجود ہیں, اے او ہاسپٹل سے, نیورو اسپائنل سرجری سے تعلق رکھتے ہیں. انیلا رزاق فائزہ قریشی بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 11 11 107 11 11 107. واٹس ایپ پہ میسج کرنے کے لیے 0345110410 7345110410 آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.